नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन दोनों राज्यों ने पिछले 2 महीनों में भारी तबाही देखी। आज बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। इसकी वजह भी, क्योंकि आज जो तस्वीरें आई हैं लैंडस्लाइड की, भूस्खलन की, उसे देखकर आपको समझ में आएगा कि क्या सिर्फ बारिश वजह है लैंडस्लाइड की, या फिर हम पहाड़ों पर बहुत ही लापरवाही कर रहे हैं। आपको हम कुल्लू के आनी में बस स्टैंड के पास बनी इमारतों को दिखाते हैं। ये जो इमारतें हैं, ये मैदानी इलाके में नहीं बनी हैं, प्लेन्स में नहीं है ये। हालांकि वहां भी बने तो एक दूसरे से सटा करके आप इमारत नहीं बना सकते, वो बनानी भी नहीं चाहिए, बिल्डिंग बायलॉज के खिलाफ। ये जो तस्वीरें हैं, ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के बस स्टैंड के पास की। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब ये क्या हो रखा है? वो पहाड़ है भाई। 8-8, 9-9, 10-10 मंजिला इमारत आप पहाड़ पर बना ले जाएंगे, विकास के नाम पर, प्रगति के नाम पर। इतनी कम दूरी में इतनी इमारतें हैं कि आप गिन नहीं सकेंगे। मतलब एक साथ इतनी इमारतों की इजाजत कैसे दे दी गई, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। खतरनाक यह है कि ये बहुमंजिला इमारतें हैं, पहाड़ों पर। कोई 5 मंजिला है, कोई 7 मंजिला है, कोई 10 मंजिला है। पहाड़ पर एक तो आप निर्माण कर रहे हैं, और वो भी इतनी ऊंची इमारतें। क्या कोई बताने वाला है कि वहां इतनी ऊंची इमारतों की जरूरत क्या है? तो जब आप इस तरीके की इमारत बनाएंगे, तब प्रकृति का एक नियम है कि वो अपना हक छीन ले। इन तस्वीरों में ध्यान से देखिए, आपको ऊपर की तरफ भी इमारत दिख रही होगी। ये सारी तस्वीरें जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, वो भी इमारतें कम ऊंची नहीं है। पहाड़ तो एक ही दिख रहा है, उस पर नीचे इमारत, फिर ऊपर की तरफ सड़क, और फिर उसके ऊपर इमारत। सारा भार ये पहाड़ झेल रहा है। इसीलिए जब इस लैंडस्लाइड प्रोन इलाके में, जहां पर भूस्खलन होता है, जब उन जगहों पर इस तरीके की आप बिल्डिंग के पीछे बिल्डिंग बनाते चले जाएंगे, तो पहाड़ कुछ हद तक ही झेलेगा। उसके बाद आप जानते हैं क्या होगा। ऐसे में कैसे और किसने ये इमारतें बनाने दी, उस पर आज प्रमुखता से हम लोग सवाल पूछें। इन तस्वीरों में आपने देखा कि इतनी सारी इमारतें एक साथ खड़ी कर दी, कई तो अभी भी निर्माणाधीन दिख रही थी। तो क्या और ज्यादा बोझ बढ़ाने की तैयारी हो रही थी? लेकिन इस तैयारी के बीच ही हादसे की आशंका दिखने लगी, और आज सुबह वही हुआ जिसका खतरा दिखने लगा। राहत की बात यह है कि इन इमारतों को वक्त रहते ही खाली करा लिया गया था। जब पहाड़ धंसा तो फिर ये इमारतें ताश के पत्तों की तरह गिरने लगी, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। एक इमारत गिरी, फिर दूसरी गिरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर 5वीं, यानी कि जिस बेतरतीब तरीके से एक के बाद एक कंस्ट्रक्शन किया गया कुल्लू में, शॉपिंग मॉल के अंदाज में लंबे लंबे फ्लोर बनाए गए, सीमेंट के, कंक्रीट के, बनाते चले गए। उसी तरीके से प्रकृति ने वो सब कुछ सेकंड में नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। ऐसे क्यों हुआ कि एक इमारत गिरी तो दूसरी गिर गई? वही जो वजह हमने आपको अभी ऊपर थोड़ी देर पहले बताई थी। पहाड़ तो एक ही है, ये मैदानी इलाका नहीं है। जहां एक इमारत अगर गिरेगी तो बहुत हद तक उसके ठीक बगल वाली इमारत पर असर पड़ सकता है। ये तो पहाड़ है ना, ऊपर से अगर धंसना शुरू होगा या खिसकना शुरू होगा, तो नीचे तक जो आपने बेतरतीब निर्माण किया है, सब गिरेगा, सब ध्वस्त होगा, सब बर्बाद होगा। ये सच है कि भारी बारिश हो रही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि हालात बहुत खराब हैं। लेकिन फिर हम कहते हैं कि ये पहाड़ है, यहां भूस्खलन नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये आपको हमने तस्वीरें स्लो मो करके, यानी कि स्लो मोशन करके दिखाई हैं, जिससे आप भी समझ सकें कि हादसा कैसे हुआ
और कितना खतरा रहता है पहाड़ पर अगर बहुत ज्यादा बोझ डाल दिया जाए। ये टॉप एंगल से ली गई कुछ तस्वीरें, आप इसमें और साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे इमारत के ऊपर पहाड़ पर दूसरी इमारत, महज चंद सेकंड में कई इमारतें जमींदोज हो सकता है अब जांच के आदेश दे दिए जाएंगे। यह भी हो सकता है कि नियमों की अनदेखी करने के आरोप में कुछ जगह यदाकदा कार्रवाई हो जाए, लेकिन फिर यह सवाल उठता है कि इतनी इमारतें एक साथ खड़ी कैसे हुई, विकास के नाम पर यह सब क्यों करने दिया गया। खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पिछले हफ्ते कहा है कि बिना वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल किए लोगों ने घर बनाए हैं, नाले के ऊपर इमारतें बना दी गई हैं, लोगों को लगता है कि पानी ड्रेनेज सिस्टम में जा रहा है, लेकिन वो पहाड़ों में ही जा रहा है और पहाड़ कमज़ोर होते चले गए। और जब पहाड़ कमज़ोर होंगे पहाड़ खिसकेंगे, और जब पहाड़ खिसकेंगे तो आप बना लीजिए जितना बड़ा आशियाना आप बनाना चाहते हैं, पहाड़ उसको अपने कब्जे में कर लेंगे। मुख्यमंत्री जब ये कह रहे हैं तो उन्हें यह भी बताना चाहिए कि उनकी सरकार बनने के बाद इसे रोकने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाए गए। ये कहना बहुत आसान है कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, लेकिन इस टाइम बम के लिए क्या वो अपनी सरकार की तरफ से भी खुद को या किसी और को जिम्मेदार ठहराएंगे? ये जो परिस्थितियां हैं ये अभी आगे और भी आएगी। जैसे जैसे धूप लगती जाएगी, धूप जो भूमि पर पड़ेगी उससे वेट और बढ़ेगा, और जहाँ सॉफ्ट सॉइल होगी वहाँ इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा होती हैं। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जब स्ट्रेटा हमारा सॉफ्ट होता है उस पर हम 4 या 5-6 स्टोरी बिल्डिंग बना लेते हैं, तो क्या उस सॉफ्ट सॉइल की कैपेसिटी है इतना? ये सब चीजें जो है, ये बारिश इतनी ज्यादा हुई है जिसके कारण स्ट्रेटा बिल्कुल लूज हो चुका, भुरभुरा हो चुका है। अब अप्रैल में बारिश बहुत कम हुई, बारिश हुई नहीं, नियमों की नहीं, ये पंचायत है। 90% हिमाचल की पॉपुलेशन गांव में रहती है, और पंचायत के बाद एक छोटा सा कस्बा बनता है, वहां आके लोग अपने घर बना लेते हैं। इसके इर्द गिर्द सारी पीछे ऑर्चर्ड लगे हुए, तो उसमें कोई कानून नहीं है। पंचायत के हिसाब से बन गया घर, एक घर बन गया, 2 घर बन गए, 3 घर बन गए, 1 स्टोरी बन गई, एक के ऊपर एक बन गई, जिसके कारण ये नुकसान हुआ। और नियमों को भी ताक में रखा गया होगा तभी नुकसान हुआ, क्योंकि पीछे सेटबैक नहीं छोड़ेंगे, ड्रेनेज नहीं छोड़ेगी, कई जगह कुछ नहीं छोड़ा गया, तो नुकसान होता है। ऐसा लगता है कि जो मुख्यमंत्री हैं वो अपने आप से ही सवाल पूछ रहे हैं या अपने आप को ही कुछ समाधान दे रहे हैं। ठीक है, आप अभी मुख्यमंत्री बने, लेकिन सवाल तो यही है ना, आपने क्या किया? जांच की? वक्त रहते गनीमत है कि लोगों को वहां से हटा लिया गया, लेकिन जांच की? पता लगाया कि ये फाइल किसने अप्रूव की होगी या कैसे ये सब बनता चला गया? और अगर लोग बना भी रहे थे, आप कहते हैं वो गांव की जमीन है, तो आपने लोगों को बताने की कोशिश की कि ऐसा मत करो। आज हिमाचल प्रदेश में लोगों को एनजीटी के फैसले की याद आ रही। ऐसा क्यों हो रहा है हम आपको बताते हैं। कुछ करीब 6 साल पहले 2017 में 16 नवंबर को एनजीटी ने आदेश दिया था। यह मामला योगेंद्र नाथ गुप्ता बनाम केंद्र सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार और हिमाचल प्रदेश के टाउन और कंट्री प्लानिंग विभाग के बीच का है। इस मामले में एनजीटी ने अपने आदेश में क्या कहा था, आइए जरा आपको बताएं। एनजीटी कहता है कि भारत सरकार के 2003 के रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में करीब 97.42% भौगोलिक क्षेत्र में भूस्खलन की संभावना है। 97.42% लैंडस्लाइड प्रोन। बहुत ज्यादा निर्माण और पेड़ों की कटाई लैंडस्लाइड की अहम वजह है। दूसरी जगहों के साथ शिमला गंभीर भूस्खलन के खतरे वाली श्रेणी में है। हिमाचल प्रदेश के राजस्व विभाग के मुताबिक सरकार को 2016 के मॉनसून में फ्लैश फ्लड, बादल फटने और लैंडस्लाइड की वजह से 863.97 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 2016 के मॉनसून में करीब 40 लोगों की मौत हुई और स्ट्रक्चरल डैमेज यानी कि निर्माण जो गिरा उससे 2283 करोड़ का नुकसान हुआ। आप देखिए कितना भारी नुकसान हुआ।
इसमें यह भी कहा गया कि अगर ऐसे अंधाधुंध विकास की अनुमति दी गई तो पर्यावरण को भारी नुकसान होगा, इसके साथ ही आपदा भी होगी। आप सोचिए, यह 2017 में कहा गया था, बावजूद इसके क्या सरकार ने कुछ सीखा? आप आगे जानेंगे कि सरकार ने क्या किया तो आप हैरान हो जाएंगे। यह कहना बहुत आसान है कि उसकी सरकार बनाम मेरी सरकार, लेकिन पहले इस फैसले के कुछ और हिस्से भी देख लेते हैं। सभी तरह के निर्माण पर कोर, ग्रीन, जंगल के इलाकों में रोक है। शिमला में बाकी जगहों पर 2.5 मंजिला इमारत की ही इजाजत है। कोर एरिया, ग्रीन और फॉरेस्ट एरिया में किसी भी अवैध निर्माण को नियमित नहीं किया जाएगा। तो यह था 2017 का एनजीटी का फैसला। एनजीटी मतलब नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। इसमें बताया गया कि भूस्खलन की आशंका है, निर्माण ज्यादा ऊंचा ना हो, और इसकी हिदायत दी। और भी बहुत कुछ कहा गया, लेकिन अभी तक अपने आप को इसी तक केंद्रित कर। क्या सरकार इस फैसले के आधार पर आगे बढ़ी? अगर बढ़ी होती तो ये जो आपने कुल्लू में तस्वीरें देखी हैं, वो आप नहीं देखते कि बिल्डिंगें 8-8, 10-10 मंजिल की बन रही हैं, निर्माणाधीन है। 2017 में ही आदेश हो गया था ना, तो फिर आप कैसे बना रहे थे? किसकी देखरेख में ये बन रही थी? और ये तो कतई मानने को हम तैयार नहीं हैं कि आपको पता ही नहीं था कि आपके शहरों में क्या हो रहा है। फिर आप काहे की सरकार है? सरकार ने 2 साल 10 महीने बाद जुलाई 2019 में इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। सोचिए, एनजीटी कह रहा है कि ये टिकिंग टाइम बॉम्ब है, यहां ये निर्माण मत कीजिए। सरकार ने क्या किया, और ये पुरानी सरकार है, चुनौती दे दी। नहीं, हम नहीं मानते। यही नहीं, हिमाचल प्रदेश के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट ने ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान 2040-41 ये बना दी 2041। इस ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान में अधिक मंजिलों के निर्माण को इजाजत दी गई। कोर एरिया और ग्रीन एरिया में पाबंदियां हटाने का प्रावधान किया गया। क्या एनजीटी ने बोला और क्या सरकार कर रही? सीकिंग, स्लाइडिंग और ये वाले जो क्षेत्र हैं, इनमें विकास की अनुमति की बात रखी गई। इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी। विधि विभाग नोटिफिकेशन जारी करने वाला ही था कि एनजीटी ने फिर रोक लगा दी। एनजीटी ने 2017 के अपने फैसले को बरकरार रखा और कहा कि अगर राज्य इस तरह से आगे बढ़ता है तो इससे न केवल कानून व्यवस्था को नुकसान होगा, साथ ही इसके पर्यावरण और सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े विनाशकारी परिणाम भी सामने आ सकते हैं। आप सोचिए, इतनी गहरी बात 2022 में एक बार फिर से एनजीटी ने बोली। और फिर क्या हुआ है? लगातार सरकार बड़े बड़े बिजनेसमैनों के दबाव में आकर के और लोगों के दबाव में आकर करप्शन के चलते आप इस तरीके से चीजों को इजाजत देते चले और आपने उसको रेगुलराइज कर दिया। वरना कैसे आप 2041 के मास्टर प्लान में अपने पहाड़ों को जानते हुए कि वो किस तरीके के पहाड़ हैं, कच्चे पहाड़, कमजोर पहाड़, सबसे यंग पहाड़ है हिमालय, उसमें आप इस तरीके की कंस्ट्रक्शन की आप अनुमति दे रहे हैं, तो फिर तो वही होगा। जैसे ही समय मिला प्रकृति को, उसने अपना रौद्र रूप दिखाया और आज वो तस्वीरें हम देख रहे हैं। 2017 में अगर समय रहते कार्रवाई हुई होती तो आज ऐसी तस्वीरें शायद ना देखने। देखिए, जिस तरह कुल्लू के आनी में 8 से 9 बिल्डिंग धराशायी हुए, ढह गए, उसके बाद कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में कंस्ट्रक्शन के नियमों का उल्लंघन हो रहा है। आपको मैं बताऊं कि हिमाचल प्रदेश में ख़ास तौर पर राजधानी शिमला की अगर मैं कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो एनजीटी में 2014 में योगेंद्र मोहन सेन गुप्ता की पिटीशन थी। उसके बाद एनजीटी में एक कमेटी का गठन किया और उस कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद एनजीटी ने अपना फैसला दिया, ऑर्डर दिया और ये कहा उस ऑर्डर में कि जो शिमला में, राजधानी में ख़ास तौर पर 2.5 मंजिल तक जो है कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। और वो मामला फिर
पूर्व की सरकार उसको सुप्रीम कोर्ट ले गई और अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। लेकिन जिस तरह से घटनाएं हो रही है राजधानी शिमला में, हिमाचल प्रदेश में, उससे ये साबित हो गया है कहीं ना कहीं जो है कंस्ट्रक्शन के नियमों का उल्लंघन हो रहा है। सब लोग इसी बारे में जानते हैं, मतलब हर किसी को मालूम है कि समस्या कहाँ है। फिर भी कोई बाज नहीं आता, क्योंकि हम चुनौती देते हैं प्रकृति को कि क्या होगा, चलो ये थोड़ा सा और बना लें, सड़क थोड़ी और चौड़ी कर लें, एक और बिल्डिंग बना लें, एक फ्लोर और बना लें, उस पर एक और बना लें, और चौड़ा कर दें, इससे विकास होगा, प्रगति होगी, विकास होगा, और बिजनेस आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा। लीजिए, हो गया ना इन्वेस्टमेंट। प्रकृति के नियमों के हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया होता तो ये तस्वीरें ना देखें। हमने बात की प्रोफेसर यशपाल सुंदरियाल और एसपी सती से। दोनों भूविज्ञानी हैं और हिमाचल प्रदेश में इस हालात की वजहों को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। उनकी बातें सुनते हैं। कुल्लू की बात हो चाहे जोशीमठ की बात हो, हमारे अधिकतर जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वो पहाड़ी क्षेत्रों में जितने भी सेटलमेंट हैं जो हिल स्लोप पे हैं पर्टिकुलरली, वो पुरानी लैंडस्लाइड पे हैं। उनके नीचे कोई हार्ड रॉक नहीं है, उनके यहाँ उसके नीचे पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े भी हैं और उनके बीच में फाइन मटेरियल से वो भरा हुआ है। अब जब रेनफॉल बहुत टॉरेंशियल होता है तो होता क्या है कि जो फाइन मटेरियल है उसको पानी अंडरग्राउंड और नीचे ले जाता है, और उसके बाद जो एक वैक्यूम क्रिएट होता है तो बड़े बोल्डर उस वैक्यूम को ऑक्युपाई करने के लिए मूवमेंट करते हैं। अब जब मूवमेंट करेंगे तो उसके ऊपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना होगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हिल जो हमारे टाउनशिप हैं या जो हमारे गांव हैं वहाँ पे प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बहुत ज़रूरी है। लोगों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जब आप अपने मकान बना रहे हैं तो मकान चाहे आप कच्चे बनाए पक्के बनाए, चारों तरफ से जो है उसको सीमेंट से ऐसे टाइट कर दे कि कम से कम उसके नीचे पानी न जाए, अगल बगल से चले भी जाए तो उतना फर्क नहीं पड़ता। तो बात यह है कि हमारे जितने हिल स्लोप हैं वो कोई हार्ड रॉक पे नहीं है, चाहे आपका कुल्लू हो, चाहे मनाली हो, चाहे आपका जोशीमठ हो, चाहे कर्णप्रयाग हो, चाहे पौड़ी हो, चाहे नैनीताल हो, ये हिल स्लोप पे। और हिल स्लोप के ऊपर जो है काफी मोटी तय जो है वो डेब्रिस की है, जिसमें छोटे टुकड़े पत्थरों के भी हैं, मिट्टी के भी हैं, और जहां जंगल हैं उन्होंने उसको जकड़ा हुआ है। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि अभी कुछ दिन पहले मैं एक अखबार में पढ़ रहा था कि उत्तराखंड में क्या पूरे हिमालय राज्य में जो हमारे फॉरेस्ट हैं वो अभी घट गए, और घटने का कारण ये था कि वहाँ बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे उत्तराखंड में जो है रेलवे जा रही है तो आपने जंगल काट दिए, कहीं चौड़ी सड़क हो रही है उसके लिए आपने जो है जंगल काट दिए। तो सॉइल इरोजन, अगर आप पेड़ काटेंगे तो सॉइल इरोजन भी होगा। इतनी बहुमंजिला इमारतें बनाने की परमिशन नहीं मिलनी चाहिए थी, कैसे बना दी? कुछ वो अधूरी बिल्डिंगें भी दिख रही हैं, इसका मतलब कोई लिटिगेशन वाला इश्यू भी था। इसका मतलब ये हुआ कि ऑलरेडी ये बात डोमेन में थी कि ये टूट सकता है। मुझे किसी ने बताया कि किसी ठेकेदार ने खुद प्रेडिक्ट किया था कि ये बचेगा नहीं, कभी भी सारा का सारा स्लोप डाउन आ जाएगा। तो ऐसा पहाड़ों में हर जगह हो रखा है, ये तो एक वानगी भर है। आपने शिमला देखा, आपने जोशीमठ देखा, आप गोपेश्वर देखोगे, आप धारचूला देख रहे हैं, आप भटवाड़ी देख रहे हैं, आप धर्मशाला देख रहे हैं, आप कई जगह पहाड़ों के कई टाउन्स की ये कहानी है। कोई आज दरकेगा, कोई कल दरकेगा, लेकिन अगर ऐसे ही रहा तो ये हमेशा से ये होने वाला है। और इसके लिए जिम्मेदार सारे तंत्र के सारे अवयव इसके लिए जिम्मेदार है। और ये बहुत अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि हम लोग न तो सबक लेते हैं और न इस पे कोई कार्य करते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अगर हमने बतौर देश और बतौर सरकार और बतौर समाज इन तस्वीरों से सबक नहीं लिया तो आप ये जान लीजिए कि ये पहाड़ों का और प्रकृति का तरीका है, वो आपको सबक सिखा देगा। कैसे हमने अपने पहाड़ों को अपने आंखों के सामने टाइम बम बना दिया, ये उसी की तस्वीर है। आइए रुक करते हैं हमारी अगली खबर।
सोचिए जब 100 या 200 पदों के लिए हजारों लोग फॉर्म भरते हैं और परीक्षा देने पहुंचते हैं, तो फिर अगर 1,70,461 शिक्षकों की भर्ती की परीक्षा हो तो क्या हाल हो। फिलहाल बिहार परीक्षा देने वाले छात्रों से भरा हुआ, हर जगह हाउस फुल, होटल फुल, धर्मशाला फुल, सड़कें फुल, रेलवे स्टेशन का अगर आप हाल देखें तो कहना ही क्या, तस्वीरें सब लोगों के सामने हैं, जरा फुल फ्रेम या स्क्रीन पर दिखा देते हैं। यह है बिहार में रेलवे स्टेशन का, लोगों की भारी भीड़ है, ट्रेन पर चढ़ने और उतरने वालों की। राज्य भर में 886 सेंटरों पर परीक्षा हो रही है। आज से परीक्षा शुरू हुई और ये 26 अगस्त तक चलेगी। परीक्षार्थियों की संख्या ज्यादा है, इसलिए 3 दिन तक परीक्षा होगी। अब जिसका सेंटर दूसरे शहरों में है, उन्हें वहां जाने के लिए ट्रेन में जगह मिलनी तक मुश्किल हो रही है, तो रेलवे स्टेशन का ये हाल हो गया। स्टेशन पर इतनी भीड़ हो जा रही है जिसका आप कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकते हैं, और ये सब बिहार में सरकारी नौकरी के लिए। प्रशासन ने तैयारी तो की होगी, लेकिन भीड़ देख करके उन्हें संभालना मुश्किल हो रहा। इतनी शायद उन्होंने भी कल्पना नहीं की होगी कि इतने ज्यादा लोग उभड़ करके आ जाएंगे। और इससे एक मुख्य सवाल खड़ा होता है, बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियों के लिए ये जो रिक्त पद खोले हैं और उस पर जिस तरीके का रिस्पांस आ रहा है, देखिए कितने सारे एप्लीकेंट्स पहुंचे हैं। अब जरा आप इससे हाल सोचिए देश के युवा का। और जब रोजगार पर डेटा मुहैया कराया जाता है और उसके बाद जब इस तरीके की तस्वीरें देखी जाती हैं, तो उसका जो भेद है आपको वो भी बहुत हद तक समझ में आता है। अब आइए इन छात्रों को देखिए, इनका सेंटर पटना में है, लेकिन रहने के लिए जगह मिलनी मुश्किल है क्योंकि सब कुछ फुल है, जैसे हमने आपको बताया। इसीलिए ये प्लेटफॉर्म पर भी रुके हुए हैं, यहीं तैयारी चल रही है एग्जाम की, आराम भी कर रहे हैं। पूरा प्लेटफॉर्म चारों तरफ से छात्रों से भरा हुआ है, छात्र ही छात्र। भीड़ तो काफ़ी थी, हम तो आए थे पूरा ट्रेन में, उधर से भी इधर पूरा ट्रेन भरा हुआ था, पूरा भीड़ आ रहा था। फिर बारिश हो रही थी तो फिर थोड़ा भीड़ कम हो गया। बाहर भी गए मंदिर की तरफ दर्शन करने, उधर भी बहुत भीड़ था। सारे लोग यहाँ बारिश हुए थे तो हम सब यहीं देख के यहीं पड़ गए। ट्रेन में तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत भीड़ है, टिकट उकट लेने में बहुत दिक्कत हो रहा है। ट्रेनों में भीड़ थी, वाराणसी के बाद भीड़ बढ़ी है ट्रेनों में। जी यहीं पे रहेंगे स्टेशन पे ही। होटल मिल रहा है क्या बाहर? नहीं, होटल पे रूम नहीं खाली है। हाँ, ट्रेन में बहुत ज़्यादा क्राउडिंग है, बहुत ज़्यादा। बेशक नेताजी लोग रोजगार के कितने भी दावे करें, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हम आपको बता रहे थे, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अगर किया होता तो ऐसी भीड़ थोड़ी दिखती। लेकिन हकीकत यही है कि आज भी बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। बड़ी संख्या में परीक्षार्थी सुबह 6 बजे से ही परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने लगे। सभी परीक्षा केंद्रों में 500 मीटर के दायरे में धारा 144 लगा दी गई। पहले दिन की परीक्षा अब पूरी हो चुकी है। परीक्षा में किसी तरह की धांधली ना हो, इसके लिए सीसीटीवी कैमरे और वीडियोग्राफी की भी व्यवस्था की गई। महाराजा कॉलेज में इन किया, प्रवेश किया, सारा हम लोग का अटेंडेंस सही बनाया गया। लेकिन अटेंडेंस की तरह एक बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो बनाया जाता है जी, वो मशीन हमारे रूम नंबर 10 में लाया, बट एक लड़का को लगाया, फिर वो मशीन को वापस लेकर चला गया और किसी लड़का को नहीं लगाया। और इसी ऐसा बहुत सारा रूम है सर। बायोमेट्रिक मशीन से एक ही लड़के का लिया गया, बाकी किसी का नहीं लिया गया। लड़के को लिया, बाकी किसी हम मतलब आप लोगों के पास लाया गया या नहीं लाया गया मशीन? लाया गया था मशीन हमारे रूम में। हाँ, कुछ रूम में नहीं भी लाया, कुछ रूम में लाया भी गया, लेकिन पर्सनली इंडिविजुअल मेरे रूम में लाया गया था सर। एक लड़का को जो फर्स्ट में था उसको लगाया, फिर वापस लेकर चला गया। यानी आप लोगों से थंब इम्प्रेशन नहीं लिया गया? थंब इम्प्रेशन नहीं लिया गया, लेकिन सर जबकि एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है, अतुल प्रसाद जी चेयरमैन लिख के दिए हैं कि बिना बायोमेट्रिक का किसी भी परीक्षार्थी का अमान्य मानी जाएगी जी। जिसका अगर किसी भी उम्मीदवार परीक्षार्थी का बायोमेट्रिक नहीं लगता है, उसकी रिजल्ट घोषित नहीं की जाएगी। तो बताइए सर, इस दरमियान में एग्जाम दे करके हमारा रिजल्ट शो नहीं होगा तो सर रोड पे आप लोग क्या लगता है
आप लोगों को क्या लगता है परीक्षा में धांधली हुआ है? बिल्कुल सर, उसके बावजूद भी आधा घंटा लेट तक पेपर हुआ रूम नंबर 6 में। उसका साबित गुना है सर। रूम नंबर 6 में आधा घंटा लेट तक पेपर हुआ है। OMR सीट को आधा घंटा लेट तक स्कैन किया जा रहा है। दूसरी बात पैक नहीं हुआ है, टाइम टू टाइम पैक सील नहीं किया गया। आप लोग आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं अतुल कुमार प्रसाद जी इस बात को संज्ञान में लीजिए और जल्द से जल्द कार्रवाई करवाइए। मेरा नाम अनंत पाठक है। महाराजा कॉलेज में एग्जाम देने आए हैं। BPSC जो टीचर का एग्जाम मतलब अपेयरिंग करवा रही है, जो एग्जाम ले रही है, उसका मेरा रूम नंबर 3 था। शुरू से तो जब गए तो एग्जाम बढ़िया से हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ। लास्ट में क्या हुआ कि 1-2 लड़का आया बायोमेट्रिक का मशीन लेकर के, एक लड़का या 2 लड़का को लगवा के बाकी चला गया। सेंटर सुपरिटेंडेंट की तरफ से हम लोग को ऑथेंटिक रूप से बताया भी नहीं गया कि आप लोगों का नहीं होगा और इस वजह से कि आपका मशीन खराब है। जिस तरीके से ये परीक्षा हो रही है, बिहार में हो रही है, अमूमन क्या बोला जाता है कि बिहार से लोग बाहर जाते हैं, पलायन करते हैं क्योंकि वहाँ पर नौकरियाँ नहीं हैं। लेकिन अब यहीं पर भर्तियाँ निकली हैं और उसको लेकर के कितने सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं और उसमें अब ये सब बातें भी लोग सामने ला रहे हैं। अब आप सोचिए, संख्या देखिए, पद कितने हैं और कितने लोग उसके लिए उमड़ आए। शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पहली बार करवा रही है। इसके साथ ही बिहार सरकार ने पहली बार बिहार के बाहर के अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठने की इजाजत दे दी। इससे पहले शिक्षक परीक्षा में सिर्फ बिहार के ही निवासी बैठ सकते थे। यही वजह है कि दूसरे राज्यों के भी छात्र अब बिहार पहुंच रहे हैं। सबसे ज्यादा छात्र उत्तर प्रदेश से बिहार परीक्षा देने आए। उन्हें जिलों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होने की वजह से परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। जिन 1,70,461 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षाएं हो रही हैं, उसे 3 पदों पर बहाली हो। 3 कैटेगरीज में ये भर्तियां हो रही हैं। क्या कैटेगरी हैं जरा स्क्रीन पर आपको दिखाऊं। प्राइमरी टीचर करीब 80,000, ग्रेजुएट टीचर 32,000, 33,000 मान लीजिए, 32,916। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर 57,602 पद। लेकिन ये जो अगर आप इसको जोड़ दें तो 1,70,480 पद हैं जिनको भरना है और उसके लिए 8 लाख से भी ज्यादा छात्रों ने आवेदन किया है। इनमें 3 लाख से ज्यादा दूसरे राज्यों से। इन्हें 5200 रुपए से लेकर के 20,200 रुपए तक की महीने की सैलरी मिलेगी। और उसके लिए सोचिए, आप देखिए कि सैलरी कोई बहुत खास नहीं है, हालांकि सरकारी नौकरी है, इसलिए 5200 रुपए से 20,200 रुपए तक की सैलरी के लिए लाखों की संख्या में युवा बिहार परीक्षा देने आ रहे हैं। और वो सिर्फ बिहार के युवा नहीं है, यूपी, मध्य प्रदेश, अलग अलग जगहों पर, वहां सबके युवा यहां पर रोजगार की तलाश में आ रहे हैं। तो समस्या रोजगार की कितनी बड़ी है। CSDS का ही एक सर्वे था इसी चैनल में, जिसमें युवा के दिल में यह बात थी कि अगर सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो एक सुरक्षा हो जाएगी। क्या सरकार यह बात सुन रही है? क्या सारी सरकारें यह बात सुन रही हैं? क्योंकि स्थिति बहुत विकराल है। और एक और जगह स्थिति विकराल है, आइए उसके बारे में भी बात कर लें। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर नू में उमरी गांव के पास रोल्स रॉयस फैंटम कार, दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी होती है ये, उसकी और एक तेल के टैंकर के बीच में एक जबरदस्त टक्कर हो। इस दुर्घटना में टैंकर में सवार 2 लोगों की मौत हो गई। बहुत महंगी गाड़ी है, इसका तो मतलब सब चीज रेटिंग एकदम 5 स्टार होती है, करोड़ों में इसका दाम होता है। तो इसकी टक्कर में ट्रक का ड्राइवर और उसमें और जो लोग बैठे थे उनकी मौत हो गई, जबकि कार में सवार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कार पूरी तरीके से जल चुकी है, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ट्रक भी धू-धू करके जल गया। जिनमें टैंकर में सवार एक शख्स शामिल हैं जिनका इलाज चल रहा है। इलाज के लिए उनको गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल लाया गया है, वहां भर्ती कराया गया है। इस हादसे में रोल्स रॉयस फैंटम कार, जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, कबाड़ हो चुकी है जलकर। लेकिन सवाल एक बार फिर एक बहुत जरूरी उठ रहा है और वो ये है, आप बना लीजिए 4 लेन, 3 लेन, 8 लेन, 10 लेन, 12 लेन, 64 लेन बना लीजिए, लेकिन अगर उस पर नियम का पालन नहीं होगा
तो इस तरीके से हादसे नहीं रुकेंगे। रफ्तार भरे ये जानलेवा एक्सप्रेसवे, इन पर नियम की कमी क्यों हो रही? धू धू कर जलती ये कार रोल्स रॉयस है। जलने के बाद अब राख में तब्दील है। बस कुछ निशान ही बचे हैं। आग ऐसी थी कि कुछ पल में ही कार राख में तब्दील हो गई। इसमें सवार 3 लोगों को किसी तरह से निकलने में कामयाबी मिली। गंभीर रूप से घायलों का इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। यहाँ पर एक एक करके अगर चीजों को दिखाएं आप, ये अभी तक जो बदबू है वो एक तरीके से जलने की बदबू आ रही है। ये नंबर प्लेट है, आप इसको गौर से देखिए जो यहाँ पे है। पुलिस इस बात को लेकर पता लगा रही है कि आखिर कौन लोग इसमें सवार थे, लेकिन जिन 2 लोगों की जान गई वो 2 लोग इस जो ऑयल टैंकर है जो एक्सप्रेसवे पे अलग अलग पॉइंट्स पे ऑयल की सप्लाई करता था टैंकर, इसमें जो इसके चालक और परिचालक थे उनकी मौत हो गई और साथ में एक शख्स जो है वो घायल है। अपनी ट्रक वहाँ रुकी, वहाँ से यू टर्न के लिए वेट कर रही थी और उसने देखा पीछे तक खाली था रोड, कोई नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी उसने आके सीधा यहाँ टक्कर मारा। ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पे है। दिल्ली से रास्ता इस तरफ से आ रहा है, इस तरफ से रास्ता जो है वो जयपुर की तरफ होते हुए आगे जाएगा, लेकिन यहाँ पर दरअसल एक यू टर्न है और इस यू टर्न पे ये बताया जा रहा है, पुलिस कह रही है कि ऑयल टैंकर यहाँ से यू टर्न ले रहा था और उसी वक्त तेज रफ्तार से आ रही रोल्स रॉयस कार ने उसके पीछे से हिट किया। अपने कर्मचारी के जाने का गम पेट्रोलिंग टीम के लोगों को है। बताते हैं कि तेज रफ्तार यहाँ आम है, इस रफ्तार की वजह से हादसा हुआ। जो एक्सीडेंट हुआ, जो 2 व्यक्ति हमारे एम्प्लॉय कर्मचारी डेथ कर गए, बहुत दुख की बात है और रिपोर्ट में भी नेगेटिव दिखाया गया उसको जी। तो वो मुझे बहुत पछतावा, क्योंकि एक गरीब कर्मचारी है हम ही लोग की तरह और नेगेटिव अगर दिखाया जाए तो उनको क्या मिलेगा आप बताइए। मतलब गलती नहीं टैंकर वालों की नहीं, ऑन ड्यूटी थे वो और गलती टैंकर की नहीं थी, टैंकर की कोई गलती नहीं थी। उन्होंने इतना ओवर स्पीड थे, ओवर स्पीड के दौरान उनको रुकना भी चाहिए था, हम लोग भी पहुंच गए थे, लेकिन उन्होंने अपना सेफ्टी देखते हुए निकल। दुर्घटना को लेकर मेवात के नून के तहत आने वाला नगीना थाना जांच में तो जुटा है, मामला भी दर्ज है, पर मंगलवार को हुई दुर्घटना को लेकर अब तक जानकारी नहीं कि कार किसकी थी और उसमें सवार लोग कौन थे। वो वहाँ उन्होंने दिल्ली हाईवे वालों ने कट बना हुआ, तो वहाँ से वो गाड़ियाँ वो यू टर्न लेती है, तो उसका भी तस्दीक कर रहे हैं, तफ्तीश जारी है। और उसमें ऑयल टैंकर में पीछे से टक्कर हुई रोल्स रॉयस। हाँ, साइड में टक्कर हुई है जी, साइड में टक्कर हुई है। मामला किन किन धाराओं में दर्ज है? मामला 279, 337, 304 ए IPC जी के तहत दर्ज किया गया और तफ्तीश जारी। अभी जो इंजर्ड है हम उसकी कार्रवाई कर रहे हैं, उसके बयान लेते हैं, जैसा कार्रवाई होगा हम लाएंगे। ये वो मंजर है जो यहाँ पर एक्सप्रेसवे पर तस्वीर के तौर पर फिलहाल आपके सामने में है और इसमें 2 लोगों की जान भी चली गई। पुलिस अपने तरफ से तफ्तीश जरूर कर रही है, लेकिन फिलहाल कौन लोग कार में सवार थे इसकी जानकारी पुलिस के पास भी नहीं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। अब जैसे कि आपने देखा, ये किसी की लापरवाही की वजह से इतना भारी एक्सीडेंट हुआ, लेकिन लापरवाही हर समय होती रहती है और स्कूली बच्चे अगर उसमें शामिल हों तो अब आप सोचिए जरा, स्कूली बच्चों को भी आप अपनी लापरवाही की वजह से नहीं छोड़ रहे हैं। एक स्कूल वैन में 33 बच्चे निकले हैं, इस पुलिस वाले ने धीरे धीरे करके वो बच्चों को निकाल रहा है। एक वैन, मध्य प्रदेश के सिंगरौली से ये तस्वीरें आई हैं जो बताती हैं कि बच्चों की जान के साथ कैसे खिलवाड़ किया जाता है। पुलिस ने चेकिंग की और चेकिंग के दौरान जब इस वैन से एक एक करके बच्चे निकालने शुरू किए तो पुलिस वाला भी जरा हैरान हो गया, हैं इतने बच्चे 1 2 3 4 निकले ही चले जा रहे हैं और ये गिनती 33 पर जाकर के रुकी। तो जरा आप ये सोचिए कि हम हर रोज हर समय हादसे को न्योता खुद नहीं दे रहे हैं। आइए रुक करते हैं हमारी अगली खबर। विक्रम लैंडर के कैमरे से जो चांद की सतह पर टचडाउन कर चुका है, तो उस समय जब वो टचडाउन कर रहा था उसका उसने एक वीडियो ले लिया है। ये वीडियो इसरो ने जारी किया।
ये पूरे चंद्रयान मिशन के दौरान इसरो की तरफ से जारी किया गया पहला वीडियो है। इससे पहले फोटोज आई थी, वीडियो ये पहली है और ये कलर में वीडियो है, जैसे कि आप देख सकते हैं। चांद के साउथ पोल के पास उतरकर भारत ने इतिहास रचा है। वैज्ञानिकों को सलाम, विज्ञान को सलाम, जिसकी वजह से ये मुमकिन हुआ। छोटा ब्रेक ले रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप लोगों को यह बता दें कि 25 अगस्त यानी कि कल रात 8 बजे एनडीटीवी आप तक लेकर के आ रहा है एक डॉक्यूमेंट्री इनसाइड द ओटीपी माफिया नू टू न्यूयॉर्क। यह कहानी है कि किस तरीके से साइबर फ्रॉड हो रहा है, दिल्ली से एकदम सटे हुए नू में हो रहा है। और सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं हो रहा है, विदेश तक में, यूनाइटेड स्टेट्स तक में लोग इसके शिकार हो चुके हैं। उनके जीवन भर की जमा पूंजी बर्बाद हो चुकी है। इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से हम ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं लोगों का कि अपने आप को बचाइए, जागिए और देखिए कि आपके साथ ऐसा छलावा ना हो। इसमें एक लाइव रेड भी है। हमने जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, पुलिस अफसर हैं, उन सबको यह फिल्म दिखाई, ये डॉक्यूमेंट्री दिखाई और उनसे जानना चाहा कि उनको क्या लगता है कितना गंभीर मुद्दा है। आइए आपको दिखाते हैं इसके प्री लॉन्च से पहले के कुछ अंश। रोहित जी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो जो ठगे जाते हैं वो हिंदी भाषी हैं, गांव देहात के भी कुछ लोग हैं जिनको आइडिया ही नहीं है कि ये क्या हो रहा है और वो बहुत गलेबल हैं। ऐसे लोग टारगेट ना बने, उसके लिए जागरूक हो जाएं और दूसरी तरफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज उसको होने ही ना दें। कौन किसको आउटस्मार्ट कर रहा है, ये आपको नहीं लगता एक बहुत बड़ी चुनौती और जंग यही रहती है? बिल्कुल, सबसे बड़ी चुनौती यही है और कई बार लोगों को पता नहीं होता है कि कहाँ पर जाएं। जैसे ऑफ कोर्स एवरी स्टेट हैज़ दीज पुलिस स्टेशंस। आई एम फ्रॉम राजस्थान कार्डर, वी हैव दिस अ प्लेथरा ऑफ पुलिस स्टेशंस व्हिच ओनली डील विद साइबर क्राइम्स। बट हमारी जो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन है उस पर मैं अभी आपके यहाँ आने के पहले डेटा देख रहा था, पिछले एक वर्ष में 21,900 कंप्लेंट्स आई हैं ऑन साइबर क्राइम्स। And we have directed them not only to the entities which indulge into this, but also to the police. So people also don't know where to go if things are committed. And now with social media, there is people are talking of things which they should not. And we have issued a guidelines that, for example, if you're saying, this protein is good for you. Correct. Now, how do you know that the guy who's pushing this is a doctor, is he a nutritionist? So we're looking for disclosure. And this is a way of, fooling people in an unfair way, which ultimately will transfer into a crime, if it's intensified enough. So I think we are from the softer side to the harder side, which these people. मुझे लगता है कि आप जो कह रहे हैं कि वो साइबर फ्रॉड की भी कई कैटेगरीज हैं और वो कई लेवल पर हो रहा है। Yes, उसको exactly टारगेट करने की कोशिश। So we, in addition to handling the crime part, we should not be, ignoring the softer part, which results in the crime later on. Right. सिंगला जी, आप ये जब आप एसपी नू थे जब ये रेड हुई थी, जो कि इस डॉक्यूमेंट्री का भी हिस्सा है, बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपका अनुभव क्या था उस रेड में, क्योंकि बहुत बड़ी रेड थी, जैसे कि इस डॉक्यूमेंट्री में दिखेगा लोगों को जब वो ये देखेंगे। उसके बाद जैसे कि अभी सौरभ बता रहे थे कि ये इन क्रिमिनल्स ने, इनके हौसले इतने बुलंद थे कि इन्होंने साइबर थाना ही जला दिया कि वो एविडेंस ही ना बचे। सबसे पहली बात तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कितना एविडेंस बचा है, कितना जल गया है, वन। और दूसरी चीज़, ये अनुभव किस तरीके का था और आपको लगता है कि ये एक डर पैदा करेगा इन साइबर क्रिमिनल्स में? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट करूंगा कि ये जो साइबर थाने पे जो अटैक किया, कोशिश की थी, लेकिन हमारे बहादुर जो जवान हैं उन्होंने 8 लोगों ने पूरी 1000 की जो भीड़ थी उसको उन्होंने अपने फायरिंग की, उन्होंने हर तरीके की अपनी टेक्निक, अपनी ड्रिल को यूज़ किया और थाने को आँच नहीं आने दी। थाने की दीवार तक ढह गई थी, लेकिन उसके बाद थाने में सब कुछ सुरक्षित है और बिल्कुल बहादुरी का काम किया है और वो बिल्कुल अप्रिसिएशन के और उनके जो करेज के लिए, उनकी बहादुरी की भी हमने तारीफ़ भी किया और उनको निश्चित तौर पर रिवार्ड भी मिलना चाहिए। जहाँ तक बात है कि हौसले बुलंद नहीं कहूँगा मैं, कि मैं तो ये कहूँगा कि ये खतरा था। जिस प्रकार से हरियाणा पुलिस ने जिस प्रकार से शिकंजा कसा साइबर क्राइम पे, तो यह उसकी एक
एक तरीके से अपने गुस्से को जाहिर करना था क्रिमिनल्स के द्वारा, जो उन्होंने साइबर क्राइम थाने को टारगेट किया। तो ये हौसले बुलंद नहीं कहूँगा मैं, यह उनकी दूसरी तरह की सोच थी कि वो उनका फ्रस्ट्रेशन थी कि वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जो पहले वो फ्रीली काम कर पा रहे थे वो नहीं कर पा रहे हैं। और जहाँ तक बात है इस रेड को कंडक्ट करने की, इसको प्लान करने में हमें कम महीनों की प्रैक्टिस, इसमें महीनों की हमारी टाइम लगा। लॉजिस्टिकली सीक्रेसी मेंटेन करना, 5000 कर्मियों को एक साथ लेकर और उनकी प्लानिंग करके उनको एक साथ रेड कंडक्ट करवाना, ये अभूतपूर्व एक्सपीरियंस था और इससे पहले कभी हुआ नहीं था। तो हमारे लिए भी ये पहली बार ही हम कर रहे थे और हम कर भी रहे थे और सीख भी रहे थे। सीनियर ऑफिसर्स हमारे मैम हमारे साथ लगातार कंटिन्यूस सपोर्ट कर रही थी। हमारे डीजीपी सर श्री पी के अग्रवाल जी लगातार हमें मोटिवेट कर रहे थे, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे गृह मंत्री। तो इन सभी की मोटिवेशन से, सभी रिसोर्सेज से, सभी ऑफिसर्स की कमांड से, गाइडलाइन से, एसटीएफ के जो हेड हैं डीआईजी सिमरदीप सर, उनकी काफ़ी गाइडेंस रही इसके अंदर। उसके साथ हम ये करने में कामयाब हुए हैं और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा और बहुत अच्छी कामयाबी मिली है हरियाणा पुलिस को। और एक मिसाल के रूप में ये कायम हुआ है कि आगे अन्य जो हॉटस्पॉट्स हैं उसके ऊपर भी इसी प्रकार की कार्रवाई अगर निरंतर चलती रहेगी तो किसी भी जगह को सेफ हेवन नहीं बन पाएगा। आपको लगता है मैम ये एक नज़ीर साबित होगी, जिस तरीके की एक रेड ये हुई है नू में, जिसको कैप्चर भी किया है डॉक्यूमेंट्री ने, आपको लगता है आगे चल के और स्टेट्स में भी और एक नेशनल लेवल पर एक कोऑर्डिनेशन इस तरीके का होगा जहां पुलिस आपस में बात करती ही होंगी लेकिन प्रशासन और गंभीरता से एक दूसरे से बात करेगा, स्पेशली साइबर फ्रॉड को लेकर? मैं बिल्कुल आपकी इस बात से सहमत हूँ। इनफैक्ट ये जो रेड हुई है, इस रेड के बाद मेरे ही कई जो कोलीग्स हैं अलग अलग स्टेट के, उनसे मेरी बातचीत हुई। खास तौर पर मैं इसमें राजस्थान के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो मेवात का क्षेत्र सिर्फ हरियाणा में सीमित नहीं है। मेवात का क्षेत्र में आपका थोड़ा यूपी का पोर्शन भी आता है और काफ़ी हद तक भरतपुर और ये जो साइबर फ्रॉड इन जगहों पर भी हो रहा है। तो मेवात जो है ये तीनों, और ये साइबर फ्रॉड का जो हब है वो हब सिर्फ हरियाणा वाला नूह नहीं है, जो राजस्थान का भरतपुर और जो यूपी का कुछ पोर्शन है। तो ये इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि हमने जैसे किया है इससे मोटिवेट होकर एक जॉइंट ऑपरेशन, और ऑलरेडी मेरी इन टर्म्स पे मेरे कोलीग से बात हुई है जो मेरे काउंटर पार्ट राजस्थान में हैं, कि हमें एक इनफैक्ट हरियाणा और यूपी और राजस्थान पुलिस को एक जॉइंट ऑपरेशन आने वाले टाइम में करना चाहिए, ताकि अगर एक जगह पे प्रेशर है तो वो क्रॉस बॉर्डर, वही बात है ना, उनको फ़ायदा होता है क्रॉसिंग द बॉर्डर्स एंड देन दे आर इन सेफ हेवन। क्योंकि यूपी, राजस्थान और हरियाणा पुलिस में गैप जो आएगा उसका वो एडवांटेज हमेशा लेते हैं। सो ये जो है मोटिवेट कर रहा है लोगों को। आई थिंक इन फ्यूचर वी आर एक्सपेक्टिंग सम बिग सच काइंड ऑफ ऑपरेशन, बट ऑफ कोर्स विद आफ्टर जॉइनिंग द हैंड विद नेबरिंग स्टेट ऑफिशियल्स। दिल्ली पुलिस में और साइबर क्राइम को लेकर के व्हाट इज योर एक्सपीरियंस बिन? See, first we should understand what is happening. During Corona period, our dependence on, these internet things, it grew like exponentially. हम लोग जो पहले ई-कॉमर्स वेबसाइट्स और इन सब चीज़ों को यूज़ नहीं करते थे, या पढ़ने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए हम इन चीज़ों को यूज़ नहीं करते थे, सडनली वो डिपेंडेंस एकदम से बढ़ गई हमारी। तो जब वो डिपेंडेंस बढ़ गई तो वो कभी भी उससे हम वापस नहीं आए। दैट वाज अ लीप फ्रॉग जंप फ्रॉम समथिंग विच वाज इनिशिएटिंग and could have taken 5 years or 10 years to reach that stage. We reached that stage within, suddenly we reached that stage because of Corona. We did not come back from that. In proportion to that, these cyber crimes also increased. Last 2 years, if you see the data, it is increasing exponentially. Now, अब हमें आगे समझना होगा कि क्या इसमें और फर्दर क्या प्रॉब्लम है। अब इसमें किसी भी साइबर क्राइम में आप कोई भी साइबर क्राइम उठा के देख लीजिए, उसमें जो इनिशिएट होती है कोई चीज़, वो इनिशिएट होती है सिम कार्ड से। I mean, उसको इंटरनेट यूज़ करना ही पड़ेगा किसी ना किसी तरीके से, या नॉर्मल कॉल करनी पड़ेगी। तो द फ्रॉड्स नीड सिम कार्ड, एंड इट कल्मिनेट्स into some account, into some financial मतलब किसी बैंक अकाउंट में जाएगा या किसी यूपीआई अकाउंट में जाएगा, मतलब इट एंड्स देयर। तो दीज आर द 2 थिंग्स जो अभी जिसको हमको बहुत रेगुलेट करने की ज़रूरत है। खबरों की खबर में बस इतना ही। नमस्कार।